गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको टूल सिग्नेचर के बारे में बताए थे, जो कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं टूल सिग्नेचर। ठीक है, टूल सिग्नेचर इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बता चुके थे। और जो रेक एंगल होता है, बैक रेक एंगल को बढ़ाने और घटाने से क्या फर्क होता है वो भी आपको हम बता दिए थे, जो ये है। अगर हम एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं जो आपको याद हो जाए। बैक रेक एंगल देखिए, अगर जो ये है, ठीक है, मान लीजिए ये टूल था आपका, इसके बीच का ये एंगल को क्या बोलते हैं, इसके बीच का ये एंगल को हम बोलते हैं लीप एंगल। क्या बोलते हैं? लीप एंगल। और जो ये लाइन है वही डिसाइड करता है कि मेरा बैक रेक एंगल कितना होगा। अभी बैक रेक एंगल 0 है, अगर हम इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव साइड होता है। अगर इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। देखिए, इधर बढ़ा है तो पॉजिटिव रेक एंगल, इधर बढ़ा है तो नेगेटिव रेक एंगल। आप तीनों में डिफरेंस देखिए। ये आप टूल का देखिए, मोटाई क्या होगा? ज़्यादा हो गया, शार्पनेस कम है। इस केस में क्या है? टूल का शार्पनेस ज़्यादा है, लीप एंगल कम है। तो शार्पनेस अगर ज़्यादा होगा तो इजी किसी चीज़ को भी कट कर पाएगा। ठीक है, तो कट इजी कर पाएगा। आज थोड़ा लाइट का कमी है, इसलिए थोड़ा सा खराब दिख रहा है, पानी का मौसम आ रहा है। ठीक है, तो इजी कट पाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, ठीक है, इसका लिप एंगल ज़्यादा है तो ये हार्ड मेटल के लिए यूज होगा, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हीट जनरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्या कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या है? ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा नहीं। ये मेनली सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की यूज करेंगे। हार्ड मटेरियल के लिए यूज करेंगे तो इसका जो मेरा टिप है वो टूट सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम बताए थे। एक बात और याद रखिए कि हम जानते हैं जहाँ शार्प कर्व आता है, शार्प के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होता है। इतना लेक्चर हम आपको प्रीवियस में बता चुके हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं किसका किसका बात करेंगे, तो बात करेंगे ग्राफ का। ठीक है, ये जो ग्राफ बना है किसके किसी बीच में? टूल लाइफ और रेक एंगल के बीच में। देखिए, आपको हम बताए थे, ये आपका क्या है? सैंक। सैंक क्या करता है? होल्ड करता है। और ये आपको हम बनाए ये टूल। ठीक है, अब ये टूल को आप समझिए कि इधर हम बढ़ाएंगे, अभी आपको बताएं क्या होगा? नेगेटिव रेक एंगल। इधर बढ़ाएंगे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेक एंगल। तो आप देखिए, टूल लाइफ डिपेंड किस पे करता है? ये क्या था? लीप एंगल। ये है मेरा लीप एंगल। अब अगर हम रेक एंगल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अगर हम रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो लीप एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर इसे हम बढ़ाएंगे पॉजिटिव साइड, याद रखिए पॉजिटिव साइड अगर बढ़ाएंगे तो लीप एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में जो टूल का लाइफ है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है किसी पॉइंट तक, क्योंकि ये शार्प होने लगेगा। शार्प जितना ज़्यादा शार्प होगा तो टूल लाइफ उतना अच्छा रहता है। क्योंकि आप देखे होंगे, कोई भी हथियार होता है उसको हम शार्प करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसका एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज़्यादा हम शार्प करेंगे तो टूल का ब्रेकेज होने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा जो रेक एंगल होता है वो कितना तक सही रहता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक सही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, कुछ कुछ आपको पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख दिया हूं। रेक सरफेस किसे बोलते हैं? फ्लैंक सरफेस किसे बोलते हैं? ये तो आपको हम बता चुके थे, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका वर्क पीस था। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है टूल, और कटिंग करता है। ठीक है, और इधर आपका स्लैंक हो गया।
तो ये जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम रेक सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो टॉप सरफेस है उसको बोलते हैं रेक सरफेस और फेस, ठीक है। जो लिखा हुआ है द सरफेस एलोंग विथ चिप मूव फॉरवर्ड, तो इसी सरफेस से चिप क्या होता है, निकलता है, ठीक है, इसी सरफेस से। तो रेक सरफेस में चिप का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लैंक और रिलीफ सरफेस। जो टॉप सरफेस का नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक सरफेस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक सरफेस, जिसे हम रिलीफ सरफेस भी बोलते हैं। उस सरफेस से क्या होता है, रबिंग, जैसे इसको हम कट करेंगे तो कट करने के बाद रबिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, इसलिए हम क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम एक डायग्राम फिर से दिखा देते हैं। ये डायग्राम आपको हम दिखाए थे। जो ये टूल है, ये वर्कपीस है, तो इसके टॉप सरफेस क्या होगा, रेक सरफेस। इसके बॉटम सरफेस क्या होगा, इसके बॉटम हो गया फ्लैंक सरफेस। तो इसके हम क्या बोल रहे हैं कि जो चिप निकलता है, देखिए चिप कहाँ से निकल रहा है, इसके टॉप सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, ये चिप है। और जो फ्लैंक सरफेस के बीच में हम एक एंगल प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये क्या है, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर क्योंकि अगर इसके बीच में कॉन्टैक्ट आएगा तो हीट जनरेशन होगा। हीट जनरेशन होगा तो ये जो कटिंग सरफेस हो रहा है वो खराब हो सकता है, इसलिए हम क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले आपको हम 3D डायग्राम दिखाए थे, आप देखिए 2D डायग्राम। ये क्या है, मेरा एक वर्क पीस है, ठीक है, क्या है, एक वर्क पीस है। ये क्या है, मेरा टूल है, ठीक है। हाँ, आपको बताएं जो ऊपर वाला फेस को हम रेक सरफेस बोलते हैं, नीचे वाला को फ्लैंक सरफेस बोलते हैं। ये एंगल क्या है, क्लियरेंस एंगल। और जो मेरा रेक एंगल होता है, ठीक है, वो टूल से, जो टूल का जो टीथ होता है उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा, उसके बीच का एंगल को हम बोलते हैं रेक एंगल, याद रखिएगा, ठीक है। ये टूल का टिप है, ठीक है, इस टाइप से टिप होगा, ठीक है। और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे उससे और टूल के बीच का एंगल को रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है, जो अल्फा है, ठीक है। जो जनरली कितना होता है, 5 से 30 डिग्री होता है, याद रखिए। ये जो एंगल होता है 5 से 30 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि क्लियरेंस एंगल क्यों लेते हैं, यूज एंड डिपेंड अपना हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल से क्या फायदा होता है, नेगेटिव रेक एंगल से क्या फायदा होता है, इससे आप समझिएगा। देखिए पॉजिटिव रेक एंगल, अभी हम बताए थे पॉजिटिव रेक एंगल किधर, अगर हम पॉजिटिव रेक एंगल इतना के बीच में आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको ये टूल बताए थे, ये हो गया क्लियरेंस एंगल, इधर गया तो पॉजिटिव रेक एंगल, इधर गया तो नेगेटिव रेक एंगल, ठीक है। ये बता रहा है सिर्फ आपका जो टूल ज्योमेट्री है उसके कंपेरिजन बता रहा है कि इसके बीच के जो पॉजिटिव रेक एंगल हो गया जो 5 से 30 डिग्री के बीच में होता है। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव रेक एंगल से क्या फायदा होता है, देखिए रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक बुक है, ठीक है, इससे आप इस तरह कोई टूल से काट रहे हैं, इस तरह काटिएगा तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप इसे इस टाइप से काटिएगा तब ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा पावर लगेगा, ठीक है। इसे में बहुत लेस फोर्स लगता है, बहुत लेस पावर लगता है, समझ गए। इस केस में हमें ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा पावर और इजी कट होता है, ठीक है, समझ गए। तो पॉजिटिव रेक एंगल अगर इस केस में इस टाइप से अगर इंक्लाइन है, ठीक है, इस टाइप से अगर इंक्लाइन है तो अब इसलिए बात है कि इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। यही पोर्शन, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अगर ये कौन सा रेक एंगल, ये हो गया नेगेटिव रेक एंगल, ठीक है। देखिए नेगेटिव रेक एंगल क्योंकि इससे तो हल्का इधर आ गया है तो नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल में क्या क्या होता है, देखिए इंक्रीज कर देगा आपको कटिंग फोर्स और पावर। अभी आपको बताएं कि अगर इंक्लाइन रहेगा तो फोर्स और पावर कम लगता है, ठीक है। अगर नेगेटिव रेक एंगल होगा तो फोर्स पावर ज़्यादा लगेगा, कटिंग स्पीड भी हाई होगा। आप जनरली देखे होंगे मिलिंग ऑपरेशन आप किए होंगे, टर्निंग ऑपरेशन किए होंगे, जनरली कटिंग टूल इसी टाइप से रखते हैं क्योंकि मोर फोर्स मोर पावर रखता है, हाई कटिंग स्पीड होता है, टूल का स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। देखिए आप सोचिएगा कि इतना हाई स्पीड से कट हो रहा है तो टूल का स्ट्रेंथ कैसे अच्छा होगा, लाइफ इतना अच्छा कैसे होगा। देखिए टूल खराब कब होता है,
जब मान लीजिए वर्क पीस के कांटेक्ट में जितना देर रहेगा उतना ज़्यादा खराब होने का चांस है। तो अगर फास्ट रहेगा तो कर्क तो निकल जाएगा। ठीक है। फॉर मशीनिंग हाई स्ट्रेंथ मटेरियल एग्जाम्पल सेरामिक और कार्बाइड, जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं जैसे एग्जाम्पल सेरामिक और कार्बाइड, वो हम किस में यूज करते हैं, नेगेटिव रेक एंगल होता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव रेक एंगल हम क्या यूज करते हैं, मेनली हम जो लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है वो यूज करते हैं। ठीक है। इसका लो स्ट्रेंथ मटेरियल है जो लॉन्ग शाफ्ट है स्मॉल डायमीटर, इस टाइप का जो शाफ्ट होता है मेनली हम इसी में यूज करते हैं। कौन सा, याद रखिएगा पॉजिटिव रेक एंगल, याद रखिए पॉजिटिव रेक एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, किससे बात हो रहा है, पॉजिटिव रेक एंगल का बात हो रहा है। मेनली कितना स्पीड रखते हैं, इसका हाई स्पीड स्टील यूज करते हैं। इसका स्पीड देखिए, नाम है हाई स्पीड स्टील लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ये लगभग आप आजकल का मॉडर्न ज़माना में लो स्पीड हो चुका है। ठीक है, बस पुराना नाम है इसलिए इसका हाई स्पीड स्टील नाम रखा गया अब तक। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जीरो रेक एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो रेक एंगल। ठीक है, जीरो रेक एंगल। तो इसमें क्या है, देखिए टूल है बस परपेंडिकुलर हो जाता है। एक फिर से कोई याद रख लीजिए, पॉजिटिव रेक एंगल में टूल इधर होगा, नेगेटिव रेक एंगल में टूल थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, और जीरो रेक एंगल में बस जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है इस केस में तो हम क्या क्या यूज करेंगे, सब कुछ मॉडरेट यूज करेंगे। देखिए, इट प्रोवाइड सिंपल डिजाइन टूल्स, जो सिंपल डिजाइन है, इट इंक्रीज टूल स्ट्रेंथ कंपेयर टू पॉजिटिव रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल कंपेरिजन इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, किसमें, जीरो रेक एंगल में। ये हम बात कर रहे हैं जीरो रेक एंगल। ठीक है, जीरो रेक एंगल की बात कर रहे हैं। उसके कंपेरिजन में मतलब जो पॉजिटिव कंपेरिजन में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कि अवॉइड डिगिंग ऑफ टूल्स इनटू वर्कपीस, हमें डिगिंग को अवॉइड करना होगा। डिगिंग का मतलब क्या हो गया, डिगिंग का मतलब हो गया कि खोदना। ठीक है, उसको अवॉइड करना होगा। ठीक है, खोदना वाला चीज को अवॉइड करना होगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद कर लीजिएगा। जिससे आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि ब्रास इज टर्न बाई, ब्रास को किससे हम टर्न करवाते हैं, जीरो रेक एंगल से करवाते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट जो थ्रेड कटिंग होता है शुड आइडियली हैव जीरो रेक एंगल। जो थ्रेड कटिंग हम करते हैं सिंगल पॉइंट में, ठीक है, जो लेथ में थ्रेड कटिंग करते हैं ना, लीड स्क्रू के द्वारा, हाफ नट के द्वारा, आपको पढ़ाए होंगे हम। ठीक है, उसमें जीरो रेक एंगल यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर गियर का भी होता है मिलिंग मशीन में, उसमें जीरो रेक एंगल यूज करते हैं। कास्ट आयरन यूज करते हैं, जीरो रेक एंगल में करते हैं। थ्रेड कटिंग लेथ में उसमें जीरो यूज करते हैं। तो लगभग आप समझ गए कि जीरो रेक एंगल कहाँ का यूज होता है। आप थ्रेड कटिंग कीजिए लेथ में, गियर कीजिए मैन्युफैक्चरिंग का, कास्ट आयरन में, ब्रास में, थ्रेड कटिंग में, यहाँ आपका जीरो रेक एंगल यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं क्लियरेंस एंगल क्या होता है। अभी क्लियरेंस एंगल आपको याद है या नहीं, फिर से डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, देखिए आप, ये आपका टूल था, ये आपका इस टाइप का टूल है। ठीक है, ये मेरा था वर्कपीस कुछ इस टाइप का। ये जो है मेरा वो क्या है, क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये पार्ट मेरा जो है मशीनिंग क्या वो खराब ना हो जाए, इसीलिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं, हीट जनरेशन के कारण खराब ना हो। देखिए क्या लिखता है, यूज टू अवॉइड रबिंग ऑफ फ्लैंक विथ मशीन सरफेस। फ्लैंक इसे आप बताए थे, ये हो गया रेक सरफेस, ऊपर का पार्ट को रेक सरफेस बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को फ्लैंक से। देखिए बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपको लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो जाए। ठीक है, मैं लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो जाए, इसलिए आपको हम बार बार लिख रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस टूल वेयर। टूल वेयर मतलब क्या है कि टूल इससे टकराया तो टूल वेयर खतरा भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, टूल लाइफ इंक्रीज है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब कितना होता है ये डिग्री, 3 डिग्री से 15 डिग्री होता है। ये जो आपको रेक एंगल बताए थे, ये कितना होता है, 5 से 30 डिग्री होता है। सब याद रखिएगा, अल्फा 5 से 30 होता है, बीटा 3 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए साइड कटिंग एज एंगल के बारे में बताते हैं। आपको टूल ज्योमेट्री हम बताए थे, याद है। तो टूल ज्योमेट्री में आपको क्या क्या था, एक साइड कटिंग एज एंगल भी था,
एंड कटिंग एज एंगल भी था। देखिए ये है आपका साइड कटिंग एज एंगल। इससे पहले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि साइड कटिंग एज एंगल कहाँ पे था। ठीक है, एक रफ डायग्राम आप बोलिएगा तो बना देते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि एक था सेंक क्या होता है, टूल होल्डिंग डिवाइस है। मान लीजिए रफ है, एक ये यहाँ स्क्वायर मान लीजिए और एक नीचे, आप बस समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, टॉप सरफेस का स्क्वायर है, टॉप सरफेस। ठीक है, इस टाइप का और एक इस टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, एक टॉप सरफेस एक नीचे सरफेस। ठीक है, तो एज कटिंग एंगल ये था, जो अपने ये सरफेस से टूल मूव कर जाता है, ये था एज। ठीक है, साइड एज का कटिंग था। फिर ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है इससे थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ था, तो ये था एंड कटिंग एंगल। ये सब याद होगा आपको। ठीक है, ये था आपका हल्का सा टूल इस टाइप से आता है, तो ये हो गया साइड रिलीफ एंगल। फिर इस टाइप से आता था हल्का टूल, ये होता था एंड रिलीफ एंगल। थोड़ा सा इधर टूल आ जाता था तो इसको बोलते थे रैक एंगल। हल्का सा इंक्लाइन है तो इसको बोलते थे बैक रैक एंगल। तो ये सारा है, बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बस हम आपको बार बार ऐसे समझाते हैं कि आपको याद आ जाए। ठीक है, याद आ जाए इसलिए एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं टूल ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल के बारे में बताते हैं। देखिए अब साइड कटिंग एज एंगल, जैसे मान लीजिए आपका वर्क पीस है, वर्क पीस का हम क्या करें, डायमीटर कम करते हैं, जैसे नर्लिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। डायमीटर कम कर रहे हैं तो टूल को हम किस टाइप से रखें, इस टाइप से। तो जिसका साइड कटिंग एज था हम उससे हम कट कर रहे हैं, जो ये है एंगल उससे हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, टूल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। उसको क्या बोलते हैं, ये साइड कटिंग है, ये एंड कटिंग है। ये आपको बताया था, एक हो गया साइड कटिंग, इस जगह पर था जो इंक्लाइन किया था उसको बोलते हैं एंड कटिंग। ठीक है, मैंने बस याद करने के यही आपसे पूछ देता है कि समझना, बस समझने के लिए किस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे पूछ देगा कि साइड कटिंग एज एंगल में कितना डिग्री होता है, तो 15 से 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे मान लिखा हुआ लार्जर द एंगल ग्रेटर विल बी कंपोनेंट्स ऑफ कटिंग फोर्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए फोर्स किसके कारण लग रहा है, कटिंग फोर्स। ये मान लीजिए एफ फोर्स है, एफ, तो ये क्या हो गया एफ कोस थीटा, और इधर क्या हो गया एफ साइन थीटा, इधर क्या हो गया एफ साइन थीटा, एफ साइन सी एस। ठीक है, तो कटिंग फोर्स में किसके कारण हो रहा है, इसके कारण आ रहा है। ठीक है, तो सी एस को जितना बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स उतना बढ़ेगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए उसके बाद लिखता है इट इंक्रीज वैल्यू विल प्रोवाइड थिनर और मोर वाइडर चिप्स। क्या प्रोवाइड करेगा, इंक्रीज करता है थिनर और मोर वाइडर चिप्स। जो चिप्स का फॉर्मेशन होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। समझ गए। एक और पॉइंट है, बस याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इन कास्टिंग और फोर्जिंग में साइड कटिंग एज एंगल फॉर मशीनिंग आर जीरो। तो क्या बोलता है, जब हम कास्टिंग और फोर्जिंग करते हैं, ठीक है, कास्टिंग और फोर्जिंग करते हैं उस समय जो साइड कटिंग एज एंगल कितना रखते हैं, जीरो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें स्किन इफेक्ट से बचा है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट। आप बताते हैं कास्टिंग, आप जानते हैं क्या होता है। कास्टिंग में हम कोई भी मेटल लिक्विड को मोल्ड करते हैं और उससे हम फैब्रिकेशन एक आकार देते हैं। फोर्जिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, फोर्जिंग में हम बाई अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, किसी मेटल को किसी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्किन इफेक्ट जनरेट हो जाता है। एक स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है, एक स्किन की इफेक्ट का मतलब है कि एक रिम ऑफ फ्लैट इंटरमीडिएट ग्रेफाइट लेयर बना देता है। क्या बनता है, जैसे जब भी आप कास्टिंग या फोर्जिंग कीजिएगा ना, तो एक रिम फ्लैट इंटरडेंटेड, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट लेयर बना देता है, जिसको हम क्या करना पड़ता है, मशीनिंग के दौरान उसको पहले हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इस स्किन इफेक्ट से बचाने के लिए हमें साइड कटिंग एज एंगल कितना रखना पड़ता है, जीरो रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीप एंगल। अब लीप एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, लीप एंगल को क्या क्या बोलते हैं, तो लीप एंगल को हम लीड एंगल भी बोलते हैं और नाइफ एंगल भी बोलते हैं। लीप एंगल क्या होता है, जो टूल का जो एंगल होता है उससे हम बोलते हैं लीप एंगल। ठीक है, तो लीप एंगल को हम लीड एंगल भी बोलते हैं और नाइफ एंगल भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया शेयर फोर्स, यहाँ लगता है शेयर फोर्स। ये क्या है, टूल का थिकनेस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है लाइन से, टूल का टिप से, वो बेच के एंगल को हम बोलते हैं रेक एंगल, और मशीनिंग वर्कपीस का एंगल होता है क्लियरेंस एंगल, जो लगभग 5 से 15 या 3 से 15 बोल सकते हैं,
रेक एंगल 5 से 30 होता है और टूल जो लीप एंगल वो कितना होता है 60 से 80 डिग्री होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यही चीज़ आपसे पूछ सकता है जिससे हम टी लगाते हैं इंपॉर्टेंट में। ठीक है, रेक एंगल 5 से 30, 60 से 80 और ये 5 से 15 या 3 से 15 आप कह सकते हैं। अभी आपको हम बता चुके हैं कि लीप एंगल, रेक एंगल और क्लीयरेंस एंगल का क्या क्या फैक्टर होता है, कैसे ये टूल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ये आपको बता चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। चलिए अब बात करते हैं लीप एंगल डिपेंड्स अपॉन रेक एंगल एंड क्लीयरेंस एंगल। अभी आपको बताया तो लीप एंगल किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है रेक एंगल पे भी डिपेंड करेगा और क्लीयरेंस एंगल पे डिपेंड करेगा। क्यों, लगभग क्लीयरेंस एंगल ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। अगर आप रेक एंगल को बढ़ाइएगा पॉजिटिव साइड तो लीप एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो आपको हम बताए थे पॉजिटिव रेक एंगल 0, नेगेटिव रेक एंगल क्या डिफरेंस होता है, टूल का स्ट्रेंथ में क्या फैक्टर आता है, ये बताए थे आपको हम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ रेक एंगल इंक्रीज लीप एंगल डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है। क्यों, क्योंकि क्लीयरेंस एंगल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है लगभग। ठीक है, तो थिन लो स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। देखिए ये पूरा एग्जैक्ट मत मान लीजिए, जिससे आपको भी हम सारा फैक्टर बता दिए उससे मानिएगा कि इसमें जानते हैं कि अगर रेक एंगल को अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। एक जीरो रेक एंगल भी है, नेगेटिव रेक एंगल है, तो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग वेरी करता है, वो उसमें पढ़िएगा, इसमें डायरेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोज रेडियस। नोज रेडियस क्या है, इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि जो टूल का टिप है वो हम क्या रखते हैं, एक आकार में रखते हैं। ठीक है, रेडियस कर्वेचर में रखते हैं। कर्वेचर में क्यों रखते हैं, कर्वेचर में इसलिए रखते हैं, कर्वेचर VATURE कर्वेचर। तो नोज रेडियस हम कर्वेचर में क्यों रखते हैं, कि नोज रेडियस और कर्वेचर में इसलिए रखते हैं क्योंकि मुझे शार्पनेस मिल सके। ठीक है, शार्पनेस आप सोचिए करिए तो शार्पनेस, ठीक है, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कर्वेचर में क्यों रखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो के होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इससे क्या होगा, टूल का स्ट्रेंथ बढ़ता है मेरा। ठीक है, टूल का लाइफ बढ़ता है। देखिए इट इंक्रीज टूल लाइफ, इट प्रोवाइड बेटर सरफेस फिनिशिंग भी अच्छा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का या वर्कपीस का अगर आपको रफनेस निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, H=F²/8R। किसी का भी अगर आपको रफनेस निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, H=F²/8R। H हो गया रफनेस, R क्या होगा आपका, नोज रेडियस। ठीक है, रफनेस निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, गेट में भी बहुत बार पूछा गया है कि फाइंड द रफनेस ऑफ दिस ब्लॉक, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, H=F²/8R। F भी दिया हुआ, R भी दिया हुआ। ठीक है, चलिए कुछ फिर आपको हम नोज रेडियस के बारे में बताते हैं। नोज रेडियस R क्या होगा कि अगर लार्जर नोज रेडियस होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि नोज रेडियस अगर रख तो रहे हैं वो भी लार्जर होगा तो क्या होगा, चैटरिंग प्रोड्यूस करेगा। चैटरिंग मतलब क्या है, चैटरिंग का मतलब क्या है, अनवांटेड मोशन। ठीक है, अनवांटेड मोशन होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो ड्यू टू मोर कटिंग फोर्सेस के कारण क्या होगा, अनवांटेड मोशन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो पुअर कंजप्शन एंड मोर। ठीक है, इसलिए हम नोज रेडियस को भी एक लिमिट तक हम रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखते हैं। ठीक है।